गुड इवनिंग एवरीवन। आज हमने स्टार्ट करना है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। बुक से थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, पहले मैं कुछ नोट्स लिखवा रही हूँ। इफ एनीवन वांट टू नोट तो नोट कर सकते हैं, अदरवाइज आई विल सेंड दिस शीट। ठीक है, वहीं से नोट कर लेना, सिर्फ समझने की तरफ ध्यान दो। कंसेप्ट क्या है? इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। इनकॉर्पोरेशन का मतलब हमने कल की क्लास में भी समझा था कि कंपनी को बनाना, फॉर्म करना। फॉर्म करवाता कौन है? प्रमोटर्स। और प्रमोटर्स की डेफिनेशन देखी थी, वो लोग जो पहले पर्सन होते हैं, दोज हैव दैट आइडिया। ठीक है, या फिर वो किसी के इंस्ट्रक्शंस देते हैं, या फिर उनकी वो कैपेसिटी है कि वो किसी तरीके से कंपनी के आगे जाके डायरेक्टर्स बनेंगे या शेयर होल्डर बनेंगे। तो ये 3 क्राइटेरिया था जिससे एक प्रमोटर साबित होता है कि ये एक प्रमोटर है, और प्रमोटर ही कंपनी को बनाने के एफर्ट्स लगाते हैं। अब प्रमोटर जब कंपनी बनाने का एफर्ट्स लगाता है तो उसमें हमने स्टेप्स देखे थे कि स्टेप्स क्या क्या थे। पहला स्टेप, जैसे सबसे पहले वो सोचते हैं नेम, नाम क्या रखना है। और नाम के बारे में हमने सीखा था कि नाम आपका किसी और के साथ नॉट सेम। ठीक है, जैसे कि किसी और कंपनी के साथ मैच नहीं होना चाहिए, किसी एलएलपी के साथ मैच नहीं होना चाहिए, किसी और बॉडी कॉर्पोरेट के साथ। ठीक है, या फिर कोई भी जिसपे किसी ने ट्रेडमार्क लिया, ऐसे किसी पर्सन के साथ भी हमारा वो नाम मैच नहीं होना चाहिए। और उसकी हम चेक करवाएंगे अवेलेबिलिटी। रजिस्ट्रार के पास एक एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे जिससे हमें ये पता लगेगा कि वो नाम हमें मिल सकता है या नहीं मिल सकता। नाम रिजर्व करवाने के बाद हमने ये देखा था, हमने ये सोचना है विच टाइप ऑफ कंपनी वी वांट टू मेक, कैसी कंपनी बनानी। अगर हमने बनानी है प्राइवेट कंपनी तो ऑब्वियसली कम से कम 2 शेयर होल्डर, 2 डायरेक्टर चाहिए। शेयर होल्डर और डायरेक्टर दो तो चाहिए। वही अगर मैंने प्राइवेट पब्लिक बनानी है, पब्लिक में मुझे शेयर होल्डर चाहिए 7 और डायरेक्टर कितने चाहिए? 3। अगर मैंने बनानी है ओपीसी तो मुझे शेयर होल्डर भी वही, डायरेक्टर भी वही, और साथ में क्या चाहिए? एक नॉमिनी। ये रिक्वायरमेंट मुझे पहले ही दिमाग में सोचनी पड़ेगी कि प्राइवेट कंपनी बनानी है, पब्लिक कंपनी बनानी है या ओपीसी बनानी है। ठीक है, जो बनाना होगा फिर उस हिसाब से उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह अरेंज होते हैं। और कईयों के तो फॉर्म भी अलग है, जैसे एमओए में कुछ अलग डाटा डालना पड़ता है, जैसी टाइप की कंपनी हो वैसा डाटा फिर उसमें चेंज हो जाता है। इसके अलावा बच्चे ये सोचना होता है कि कंपनी बना क्यों रहे, ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी। जैसे हर बंदे का अलग अलग मकसद हो सकता है। मान लो कोई डॉक्टर है, वो कंपनी बनाना चाहता है तो वो अपने ऑब्जेक्ट में लिखेगा हेल्थ केयर, कि मैं हेल्थ केयर के लिए कंपनी बना रहा हूँ। कोई पर्सन है वो मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है तो दैट पर्सन विल राइट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दैट थिंग। मान लो वो मशीन बनाना चाहता है तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मशीन, या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फैब्रिक, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, जो भी उसने करना है। अगर वो ट्रेडिंग करना चाहता है तो वो लिखेगा ट्रेडिंग, या सिंपल सिर्फ सील परचेज करना चाहता है। कोई सर्विसेज देना चाहता है तो वो लिखेगा सर्विसेज। तो ऑब्जेक्ट सोचना भी एक बहुत बड़ा काम है। ठीक है, उसके बाद में बच्चे इकट्ठे करने होते हैं डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, और साथ में जितनी फीस, एक तो स्टैंप ड्यूटी होती है, वो होती है आपकी ऑथराइजेशन कैपिटल के अकॉर्डिंग, जो हमने कल भी समझा था। ऑथराइजेशन कैपिटल क्या है? फीस वगैरह अरेंज करके उसके साथ अदर चार्जेस होते हैं। आपको वो डॉक्यूमेंट्स फाइल करने होते हैं विद रजिस्ट्रार। ठीक है, फिर रजिस्ट्रार जब उस चीज की अप्रूवल देता है, रजिस्ट्रार उस चीज की अप्रूवल दे देता है। अप्रूवल आने के बाद फिर हमें क्या करना होता है? कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, काम शुरू करना होता है। काम शुरू करना है, उसका मीनिंग क्या है? कि सबसे पहला काम होता है बैंक अकाउंट खुलवाना। सबसे पहले बैंक अकाउंट खोला जाता है। हाँ जी बच्चे, उसी में आता है, बैंक अकाउंट खोला जाता है। उसमें शेयर होल्डर्स अपने अपने शेयर्स की पेमेंट डालते हैं। जब तक पेमेंट ना आ जाए तब तक हम ये नहीं कहेंगे कि शेयर होल्डिंग हो गई। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट स्टेप होता है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस तभी माना जाता है जब रजिस्ट्रार आके इंस्पेक्शन कर जाए। एक बार इंस्पेक्शन कर ले ऑफ प्रीमाइसेस, जहां पे भी वो कंपनी है वहां की जाके एक बार रजिस्ट्रार
चेकिंग करा है, अब उसके बाद आप एक नॉर्मल कंपनी की तरह काम स्टार्ट कर सकते हो। तो दीज आर द स्टेप्स जिसमें कंपनी बनती है, ठीक है। ओके, देखो बच्चे, कंपनी बनाना इज अ प्रोसेस। कंपनी बनाना कोई एक ऐसा नहीं है कि आज सोचा एक छोटी सी शॉप खोल लें तो जाके बस शॉप अपनी जगह ढूंढी, वहां पे सामान रखा और शुरू कर दिया काम। नहीं, कंपनी के केस में पहले सोचना पड़ता है, बहुत सारी चीजों के लीगल डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि नाम क्या होगा कंपनी का, क्योंकि नाम मिलना मुश्किल होता है। कई वर्ड आप यूज नहीं कर सकते, जैसे रॉयल वर्ड आप यूज नहीं कर सकते अपनी कंपनी के नाम पे। कई जगह पे इवन अब तो ये हो गया है कि अगर हम कोई कॉरपोरेशन या ऐसा कोई वर्ड यूज कर देते हैं कलेक्टिविटी वाला, वो वर्ड भी अवेलेबल नहीं होता, तो ऐसा नाम मिल ही नहीं पाएगा अगर आप अप्लाई करोगे। ऊपर से ये तो देखना ही देखना है कि किसी और कंपनी के साथ, किसी और एलएलपी के साथ, किसी और बॉडी कॉर्पोरेट के साथ वो नाम मैच ना होता हो, या वो ऐसा नाम ना हो जिसके बारे में किसी ने कहा है कि मैंने इस पे ट्रेडमार्क लिया, ठीक है। इसके अलावा बच्चे ये देखना है कि आपकी कंपनी है किस तरह की। अगर आपकी कंपनी प्राइवेट है, ऑब्वियसली आपको 2 शेयर होल्डर ढूंढने पड़ेंगे। अगर आप खुद हो तो साथ में एक और पर्सन ढूंढ लो, और ऐसे ही 2 डायरेक्टर भी। ज्यादातर होता क्या है, जो शेयर होल्डर होते हैं वही डायरेक्टर बन जाते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है, वो भी अलॉर्ड है। हम ये नहीं कह सकते शेयर होल्डर अलग पर्सन होने चाहिए, डायरेक्टर अलग पर्सन होने चाहिए, नो, दे कैन बी सेम ऑल्सो, और अलग भी हो सकते हैं। इसके अलावा अगर पब्लिक हो तो वही 7 शेयर होल्डर 3 डायरेक्टर, 1 पर्सन कंपनी हो तो 1 शेयर होल्डर और 1 डायरेक्टर। आगे बच्चे, ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी। ऑब्जेक्ट वही, देखो एमओए में तो ऑब्जेक्ट लिखना कंपलसरी होता ही है, एमओए में बताना होता है, एक ऑब्जेक्ट क्लोज होता है जिसमें सब लिखना है। मैं ये कह रही हूँ कि ऑब्जेक्ट सोचना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एक बार लिख दिया ना, इट्स नॉट इजी टू चेंज दैट थिंग। बहुत लंबा प्रोसेस है उसे चेंज करने का, इसीलिए इसे स्टेप्स में लिखवा रही हूँ कि इसे अच्छे से वो पढ़ना पड़ेगा। जो ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी, ये डिसाइड करने बहुत जरूरी है। डिसाइड करने इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी के बेसिस पे आपका सारा काम चलेगा, इसके बाहर जाके आप कुछ नहीं कर पाओगे। आज हम कुछ डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस पढ़ेंगे। उसका बेस पॉइंट ही यही है कि अगर आप कुछ ऑब्जेक्ट से बाहर जाके करते हो, आपको जो अलॉर्ड नहीं है आप वो करते हो, तो इसलिए लोग कोशिश करते हैं कि उन्होंने आज या फ्यूचर में जाके जो भी काम करना है, दे ट्राई टू मेंशन दैट इन दैट ऑब्जेक्ट क्लोज, कि सब लिख दो जो भी करना है, ठीक है। इसके अलावा फिर डॉक्यूमेंट्स की अभी लिस्ट समझा देती हूँ, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं। और स्टैंप ड्यूटी पे करके सारे डॉक्यूमेंट्स जाने हैं रजिस्ट्रार के पास। रजिस्ट्रार विल गो थ्रू दोज डॉक्यूमेंट्स, उसे अगर वो डॉक्यूमेंट्स सही लग रहे हैं तो ही विल प्रोवाइड एग्जैक्ट अप्रूवल, उसी टाइम मिल जाएगी। कई बार होता है कि रजिस्ट्रार को डॉक्यूमेंट्स में कोई ऑब्जेक्शन है तो वो ऑब्जेक्शन भी रेज कर सकता है, फिर ऑब्जेक्शन आती है, फिर उन्हें दोबारा डॉक्यूमेंट भेजने पड़ते हैं। तो जब तक रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड ना हो जाए डॉक्यूमेंट देख के, तब तक अप्रूवल मिलती नहीं। इसके अलावा फिर बाद में होता है कि काम शुरू करना, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस करना होता है। वो तब से होता है जब वो कंपनी अपनी एक बैंक अकाउंट खोल लेती है। उस बैंक अकाउंट में जिसने जितने के शेयर खरीदे हैं वो उतनी पेमेंट डाल देता है, ठीक है। और उसके साथ साथ रजिस्ट्रार जाके इंस्पेक्शन ऑफ प्रीमाइसेस अगर कराता है तो उसे ही कहते हैं कि अब काम आप शुरू कर सकते हो, ठीक है। चलो बच्चे, अभी आ गया, ये हो गया स्टेप्स कि कैसे होता है। अभी मैं लिखवाने वाली हूँ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो जाती है, ठीक है। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो हमने फाइल करने होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ई फॉर्म। ये सारे ई फॉर्म ही है, मैं हर किसी के सामने ई फॉर्म नहीं लिखूंगी, फिर उसका सिर्फ नाम लिखूंगी। जैसे पहला ई फॉर्म है INC1। INC1 ई फॉर्म है। ई फॉर्म का मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का मतलब MCA के पे जाके फिर फाइल होगा ये फॉर्म। INC1 है बच्चे नेम अप्रूवल फॉर्म। इसमें आपने नेम अप्रूव करवाने के लिए एप्लीकेशन डालनी होती है। इसमें आप 3 नेम्स लिख सकते हो प्रायोरिटी वाइज, कि मुझे ये चाहिए, ये नहीं मिल रहा तो चलो सेकंड नंबर वाला देख लो, सेकंड नंबर वाला नहीं मिल रहा तो थर्ड नंबर वाला देख लो। इसके अलावा इसमें आपने लिखना होता है आपका ऑब्जेक्ट। अभी देख लो बच्चे, एमओए बनने से पहले ही ऑब्जेक्ट सोचना पड़ रहा है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट भी इसमें लिख के भेजना होता है, क्योंकि वो देखेंगे, जैसे मान लो कि हेल्थ केयर में एक कंपनी है, उसका नाम है HMC हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, ऐसी कोई कंपनी है, तो वो देखेंगे कि ये इस कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट में लिखा होगा हेल्थ केयर।
अगर सेम हेल्थ केयर में सेम नाम का कोई पर्सन होगा तो आपको वो नाम नहीं मिले। मान लो ये सेम एचएमसी नाम किसी हॉस्पिटल का नहीं, किसी टेक्सटाइल बिजनेस का है, तो हो सकता है आपको मिल जाए। तो वो ऑब्जेक्ट क्लोज सिर्फ इसीलिए मंगवाते हैं। तो प्रायोरिटी और ऑब्जेक्ट क्लोज के केस में कि अगर मान लो उसे लगा कि ये आपका ऑब्जेक्ट और है और जिस नाम पे वो कंपनी चल रही है उसका ऑब्जेक्ट कोई और है, तो हो सकता है आपको वो नाम अवेलेबल हो जाए, आपको वही नाम मिल जाए। तो नेम अप्रूवल फॉर्म भर के फिर वेट किया जाता है कि कब अप्रूवल आएगी। ठीक है, जैसे ही अप्रूवल आ जाती है, रजिस्ट्रार एक लेटर भेज देता है कि ये लो आपकी अप्रूवल। उसके 20 डेज के अंदर अंदर हमने बाकी डॉक्यूमेंट्स भरने होते हैं। ठीक है, बाकी डॉक्यूमेंट्स में अगर मैं बोलूं तो सबसे पहले तैयार कर लो अपना शेड्यूल 1 के अकॉर्डिंग। शेड्यूल 1 है बच्चे कंपनीज एक्ट 2013 का, जिसमें ये बताया गया है कि एमओए और एओए में क्या होना चाहिए। ठीक है, अभी एमओए एओए बहुत इलेबोरेटली आगे जाके पढ़ेंगे, बस एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ कि क्या होता है। एमओए को बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और एओए होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है बच्चे, उसमें 6 क्लोजेज हैं जो हमें लिखने होते हैं, जैसे कि नेम क्लोज है, ऑब्जेक्ट क्लोज है, लाइबिलिटी क्लोज है, ठीक है, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज है, कैपिटल क्लोज है, एसोसिएशन एंड सब्सक्रिप्शन क्लोज है। उसके अलावा अगर 1 पर्सन कंपनी हो तो एक और क्लोज बीच में ऐड हो जाता है, 7 हो जाते हैं। फिर सक्सेशन क्लोज, जिसमें हम नॉमिनी का नाम लिखते हैं। तो वो एक तरह से डिटेल है। किस चीज की डिटेल है कि हमारी कंपनी का नाम क्या होगा, हमारी कंपनी का एड्रेस कहाँ का होगा, हमारी कंपनी के सब्सक्राइबर कौन कौन है, कंपनी की लाइबिलिटी कैसी है, कंपनी में टाइप ऑफ कैपिटल कैसी है। तो इट्स अ काइंड ऑफ इंफॉर्मेटिव थिंग। मेमोरेंडम एक तरह से आपका मतलब वो है बाय, मतलब जिसके हिसाब से किसी को पढ़ के ये पता लग जाए कि आपकी कंपनी कैसी है। किसी को देखना है कि आपकी कंपनी के डायरेक्टर कौन कौन से हैं, तो वो मेमोरेंडम उठा के देख सकता है। आपकी कंपनी के सबसे पहले प्रमोटर कौन से थे, वो मेमोरेंडम में पढ़ सकता है। तो मेमोरेंडम में डिटेल होती है। वही आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की बात करूं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक तरह का बायलॉज होता है। बायलॉज मतलब उसमें रूल्स होते हैं कि कंपनी का बिजनेस कैसे करना है, हाउ टू कंडक्ट बिजनेस, इसके बारे में डिटेल लिखिए कि आपने काम कैसे करना। ये चीज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखी जाती है कि काम कैसे होगा। जैसे मान लो कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में एक चीज तो हर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लोग लिखते ही लिखते हैं कि कितने का लोन कंपनी के नाम पे डायरेक्टर ले सकते हैं, मतलब कंपनी के नाम पे कितने का लोन लिया जा सकता है। मान लो उसमें अमाउंट लिख दी 10 लाख रुपए, तो डायरेक्टर ज्यादा से ज्यादा 10 लाख तक का लोन लेगा। अगर उसने एक भी पैसे ऊपर लोन लिया तो हम ये कहेंगे उसने अपनी कैपेसिटी के बाहर जाके काम किया, इट वॉज नॉट अलाउड। तो क्या चीज करनी अलाउड है, क्या चीज कर सकते हो, वो सब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा जाता है। तो वो वेरी कर सकता है कंपनी टू कंपनी। फिर भी उसका शेड्यूल 1 में एक फॉर्मेट दिया हुआ है, यू कैन कॉपी दैट फॉर्मेट फ्रॉम देयर, कि अगर आपका अपना कोई बायलॉज बनाने का मन नहीं है तो आप वहां से कॉपी कर सकते हो। ऐसे ही एमओए का भी शेड्यूल 1 में फॉर्मेट दिया गया, यू कैन सी फ्रॉम देयर कि क्या क्या लिखना है। वैसे ही आपने अपनी कंपनी का डाटा उसमें भर देना। तो पहला काम किया, नेम फॉर्म भरा। दूसरा काम, शेड्यूल 1 में एमओए और एओए का फॉर्म तैयार किया। उसके बाद में बच्चे जब एमओए और एओए का फॉर्म तैयार हो जाता है, फिर आईएनसी 2 फॉर्म में, आईएनसी 2 में रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन डाल सकता है एक ओपीसी। तो ओपीसी का एप्लीकेशन फॉर्म अलग है, रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन बाय ओपीसी, 1 पर्सन कंपनी। मैं लाइन वाइज फॉर्म लिखवा रही हूँ ताकि याद करनी आसान हो। आईएनसी 2 जो है वो एक तरह का रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन है। जो भी बंदा 1 पर्सन कंपनी बनना चाहता है, उसमें जो जो इंफॉर्मेशन मांगी गई है उसने उस एप्लीकेशन में वो इंफॉर्मेशन फिल करनी है, तो उसके बाद वो 1 पर्सन कंपनी बन सकता है। कि उसको अप्रूवल इस आईएनसी 2 फॉर्म को पढ़ के देगा रजिस्ट्रार। इसके अलावा बच्चे अगर हम कहें कि दूसरे कौन सा ओपीसी नहीं है पर कोई और कंपनी है, तो वो किसमें फॉर्म भरेगी, 7 में, मतलब रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन बाय अदर कंपनी। रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन बाय कंपनीज अदर देन ओपीसी, मतलब जो ओपीसी नहीं है वो कंपनी किस फॉर्म में अपनी एप्लीकेशन भरेगी, आईएनसी 7 में। ठीक है,
तो उसी अगेन उस एप्लीकेशन में बच्चे अलग अलग डिटेल डालनी होती है, वो डिटेल वहां पे भर के डॉक्यूमेंट्स अटैच करके बस वो फाइल अपलोड कर देनी होती। तो आपने फॉर्म का नाम याद रखना है कि INC 7 में रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन जाती है बाकी कंपनीज की। उसके बाद में बच्चे INC 8। INC 8 जो होता है वो एक तरह की डेक्लेरेशन देनी होती है उसमें CA ने या फिर CS ने या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट ने। एक कॉस्ट अकाउंटेंट, एक CA या फिर एक CS ये लिख के देगा कि जो भी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चल रहा है, जो भी डॉक्यूमेंट्स इस कंपनी के द्वारा तैयार किए गए हैं वो जेन्युइन है। तो वो जेन्युइननेस को लेके एक सर्टिफिकेट देता है। वो कहता है कि उसने प्रोसेस सारा क्लोजली गो थ्रू किया है एंड मतलब वो ये बोलना चाहते हैं कि आई एग्री, आई अटेस्ट दैट थिंग कि सारे डॉक्यूमेंट जेन्युइन है, हर चीज मैंने चेक कर ली है। तो उसे कहते हैं कि CA CS या पोस्ट अकाउंटेंट अपनी डेक्लेरेशन दे रहा है लिख के। फिर रजिस्ट्रार को उस कंपनी के डॉक्यूमेंट्स पे यकीन करना इजी हो जाता है क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि किसी प्रोफेशनल ने ये कह दिया कि इनके डॉक्यूमेंट्स ठीक है। ये डेक्लेरेशन INC 8 में लिख के देनी होती है। उसके बाद में बच्चे एक होता है INC 9। ठीक है, INC 9 जो है वो भी एक तरह की डेक्लेरेशन है, पर वो डेक्लेरेशन दी जाती है दो लोगों के द्वारा। पहला पर्सन है सब्सक्राइबर टू MOA। बच्चे जितने भी प्रमोटर्स होते हैं, पहले शेयर होल्डर होते हैं, उनको बोला जाता है सब्सक्राइबर, पहले वाले सब्सक्राइबर। MOA में एक क्लोज आएगा जिसमें मैं कहूंगी कि सब्सक्राइबर्स का नाम लिखना है। ठीक है, ये चीज डीपली वहां समझ लेंगे, अभी जस्ट थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ कि सब्सक्राइबर टू MOA का मतलब होता है कि जिनका नाम पहले MOA में, जो MOA बनाना कंपनी का, उसमें पहली बार जिन लोगों का नाम लिखा गया उन सब लोगों के द्वारा डेक्लेरेशन ली जाती है। उन सबको एक पेज पे साइन करके देना होता है। वो साइन करके उनके साथ साथ डायरेक्टर्स भी देंगे। कौन से डायरेक्टर्स? फर्स्ट डायरेक्टर। जितने भी फर्स्ट डायरेक्टर है, पहले डायरेक्टर जो बने कंपनी के, उनको भी ये डेक्लेरेशन देनी है। क्या डेक्लेरेशन देनी है? कि दे हैव नॉट मेड एनी ऑफेंस, एनी ऑफेंस इन लास्ट 5 ईयर, कि 5 सालों में, प्रीवियस 5 ईयर्स में कभी भी उन्होंने कोई लॉ नहीं तोड़ा, कभी भी उन्हें जेल नहीं हुई है, कभी भी उनपे कोई केस नहीं हुआ है, कोई भी कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग वो किसी और कंपनी के डायरेक्टर हैं, उस कंपनी ने कोई कंपनी एक्ट का लॉ नहीं तोड़ा, ये लिख के वो साइन करके भेजते हैं रजिस्ट्रार को। मतलब रजिस्ट्रार ये चाहता है कि जो भी लोग इस कंपनी को स्टार्ट करें, मतलब सब्सक्राइबर या जो भी लोग इस कंपनी के काम को करेंगे, मतलब डायरेक्टर्स, मैनेजमेंट, वो दोनों ऐसे बंदे होने चाहिए जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो। तो इसलिए उनसे डेक्लेरेशंस ली जाती है, फॉर्म साइन करवाई जाता है। उसके बाद में बच्चे नेक्स्ट फॉर्म है, आपको अब करना क्या है, आपको लिखने आपका MOA और AOA। इसमें आपने अपनी डिटेल डाल के, इसी के साथ ही लिख देती हूँ, MOA और AOA को साइन करके प्लस अपने एड्रेस प्रूफ को साथ अटैच करके फाइल करना होता। एड्रेस प्रूफ को अटैच करके फाइल करना होता है। फिर बच्चे वो ना तो आपके डायरेक्टर बन पाएंगे ना सब्सक्राइबर बन पाएंगे अगर उन्होंने किसी भी तरह का लॉ तोड़ा है तो। ठीक है, तो वो एलिजिबल ही नहीं होते। तो रजिस्ट्रार वहीं से ऑब्जेक्शन भेज देगा कि ये पर्सन आपका डायरेक्टर नहीं बन सकता। ठीक है, इसके अलावा फिर बच्चे अगला स्टेप क्या है, MOA AOA को साइन करके एड्रेस प्रूफ, जो भी आपकी कंपनी जहां जिस जगह पे भी काम करेगी, पहला जो रजिस्टर्ड ऑफिस होता है, पहला ऑफिस होता है ना जो हेड ऑफिस टाइप होता है, उसे कहते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस। तो रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस आपको एक प्रूफ के साथ, जैसे अगर आपके नाम पे है वो जगह, किसी डायरेक्टर के नाम पे वो जगह है, तो उसकी रजिस्ट्रेशन की कॉपी चाहिए, रजिस्ट्री चाहिए उस जगह की। उसके साथ साथ डायरेक्टर के नाम पे एक डेक्लेरेशन चाहिए। डायरेक्टर ये बोलेगा जगह मेरी है, मैं कंपनी को दे रहा हूँ, क्योंकि कंपनी जब तक बन नहीं जाती तब तक कोई प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकती। तो इसलिए कई बार पहले जो रजिस्टर्ड ऑफिस होता है वो किसी डायरेक्टर का होता है और वो कंपनी को देता है यूज करने के लिए। या फिर हो सकता है कंपनी ने स्टार्टिंग में ही किसी से रेंट पे जगह ले ली, तो कंपनी उस पर्टिकुलर पर्सन से एक तरह का रेंट एग्रीमेंट लिखवा लेगी और वही रेंट एग्रीमेंट प्रूफ हो जाएगा यहाँ पे अटैच करने के लिए। ठीक है, तो MOA AOA में साइन करके दोनों को
और साथ में एड्रेस प्रूफ लगा के अटैचमेंट डालनी होती है, ठीक है। तो फिर रजिस्ट्रार क्या करता है, रजिस्ट्रार जैसे ही उसके पास एप्लीकेशन पहुंच जाती है, विल डू वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड एड्रेस। ये उसके लिए कंपल्सरी है, हालांकि लोग करते कम है, आम जिंदगी में कम ही लोग आते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस पे इंस्पेक्शन करने। अदरवाइज ये कहा गया है कि रजिस्ट्रार को एक बार जाके इंस्पेक्शन जरूर करनी चाहिए कि कंपनी कहाँ काम करने वाली। जैसे वो इंस्पेक्शन कर लेगा, फिर बच्चे वो INC 11 में, जिसे हम कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, INC 11 में वो अपना सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करके देगा, और ये इशू करने की उसके पास टाइम लिमिट है विद इन 7 डेज। जैसे उसे एप्लीकेशन आई, एप्लीकेशन आने के 7 दिन के अंदर अंदर या तो वो कोई ऑब्जेक्शन भेजेगा कि मुझे ये ऑब्जेक्शन है, प्लीज ठीक करके भेजो, या वो उसे यस बोल के भेजेगा कि हाँ मैंने आपका जो सर्टिफिकेट है वो अप्रूव कर दिया, अब आप एक कंपनी हो। अब अगर बात करें कि डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या मानी जाएगी, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन या फिर कंपनी की भाषा में बोलूं तो इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। आपकी सिंपल लैंग्वेज के लिए मैं लिख रही हूँ रजिस्ट्रेशन, आपने वर्ड जब लिख के आने आंसर तो इनकॉर्पोरेशन वर्ड ही यूज करना है। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बच्चे किसे कहा जाता है, द डेट मेंशन्ड इन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। मतलब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में उन्हें डेट मेंशन करनी पड़ेगी, रजिस्ट्रार को वो डेट लिख के भेजनी पड़ेगी कि आपकी जो कंपनी है वो इस दिन से स्टार्ट हो रही, ठीक है। अलोंग विथ उसके साथ साथ रजिस्ट्रार के पास आप टैन नंबर के लिए, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, टैन नंबर के लिए आपके पैन नंबर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इवन EPF ESI के नंबर भी वहीं पे मिल जाते हैं, आप उसी एप्लीकेशन में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जिन भी डायरेक्टर्स का आपने फॉर्म भरा होता है, डायरेक्टर्स के जो फॉर्म भरे होते हैं उन सबको डिन नंबर मिलता है, सबके नाम का एक डिन नंबर अलॉट होता है। अगर डायरेक्टर के पास पहले से डिन नंबर है तो उसका पुराना नंबर ही वहां लिख दिया जाता है। इसके अलावा बच्चे कंपनी का आता है सिन नंबर, उसे कहते हैं कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर, 16 डिजिट्स का नंबर होता है, यूनिक होता है हर कंपनी का। आप किसी भी कंपनी का अगर सिन नंबर जानते हो तो आप MCA के मास्टर डाटा में जाके उस कंपनी की डिटेल पढ़ सकते हो, ठीक है, कि उसका बस सिन नंबर डालना है और उस कंपनी की पूरी डिटेल आ जाएगी कि उसके मेंबर्स कितने हैं, उसके डायरेक्टर कौन कौन है, उस कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस क्या है, ये कुछ बेसिक डिटेल वहां पे शो होनी स्टार्ट हो जाती। तो ये यहाँ पे आके रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। बस इसके बाद करना क्या होता है, लास्ट स्टेप वही जो हमने ऊपर भी लिखा था कि जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं उनको अब बोल दिया जाता है बच्चे मेंबर। ये ध्यान रखना, जो ये ना प्रोसेस है काम करने का। पहला काम है कि कंपनी बनाने के बारे में सोचा, जो इंसान सोचते हैं कंपनी के बारे में उनको प्रमोटर कहा जाता है। जैसे ही वो प्रमोटर MOA पे साइन कर देते हैं तो उनका नाम सब्सक्राइबर पड़ जाता है। फिर वही प्रमोटर जब उनको रजिस्ट्रार से परमिशन मिल जाती है और वो पैसे जमा करा देते हैं, पे शेयर मनी, पैसे लेने की वो जो शेयर खरीदने की मनी जब वो जमा करा देते हैं, ठीक है, तो बच्चे वही बन जाते हैं हमारे मेंबर। तभी उन्हें हम क्या कह देते हैं, मेंबर बोल देते हैं कि ये अब हमारे मेंबर बन गए, इन्होंने हमारे शेयर खरीद लिए, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है कंपनी को पूरा करने का, और ये टर्म्स याद रखना। एक जैसे ये चीज तो यहाँ से तो हमने कल ही पढ़ लिया था कि मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होना चाहिए। प्रमोटर होते हैं, प्रमोटर वो होते हैं जो प्रोस्पेक्टस में अपना नाम लिखवाते हैं, जिनका आइडिया होता है कंपनी चलाने का, और जो कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल करते हैं या एडवाइस करते हैं काम करने वाले पर्संस को, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, उसी को हम कहते हैं कि वो हमारे प्रमोटर है, ठीक है। वही फिर क्या स्टेप्स है, सबसे पहले नाम सिलेक्ट किया जाएगा, ये देखा जाएगा डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, नाम को रिजर्व कराया जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म भर के, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म किस में भरा जाएगा, INC 1 में। उसके अलावा सेम ये देखा जाएगा MOA AOA बनाया जाएगा किसके अकॉर्डिंग, शेड्यूल 1 के अकॉर्डिंग। और मेन ऑब्जेक्ट INC 1 में भी जाता है और ये इंश्योर किया जाता है कि आपके नाम का सेम ऑब्जेक्ट किसी और का तो नहीं है, तो फिर आपको वो नाम नहीं मिलता, तो इसलिए ऑब्जेक्ट पहले सोचना पड़ता है।
फिर साथ में फाइलिंग करनी होती है रजिस्ट्रार के पास डॉक्यूमेंट की। INC 2 डॉक्यूमेंट कौन फाइल करता है? सिर्फ 1 पर्सन कंपनी। ऐसे ही फॉर्म INC 7 कौन फाइल करता है? 1 पर्सन के अलावा बाकी जो कंपनी है सारे डॉक्यूमेंट्स और फीस के साथ ये फॉर्म वो दे देंगे 20 दिन के अंदर अंदर। जैसे ही INC 1 की अप्रूवल आई, नेम रिजर्व करा दिया गया, उसके 20 दिन के अंदर अंदर आपको ये 2 फॉर्म भरने हैं, मतलब जो भी आप पे एप्लीकेबल है। फिर जो मेमोरेंडम और आर्टिकल होते हैं उस पे सबके साइन करवाने हैं, सब सब्सक्राइबर के साइन करवाने हैं, ठीक है। और फिर एक डेक्लेरेशन दी जाएगी INC 8 में, जो आपका कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस दे सकता है, ठीक है बच्चे। एडवोकेट भी वही साइन करेगा जो प्रैक्टिस में, who is engaged in the formation of company by a person named in article as a director। फिर इसके अलावा सबके बारे में वो ये बोलेगा कि all requirement of this act and rules made there under in respect of registration and matter precedent has been complied with, मतलब compliance का सर्टिफिकेट वो देता है INC 8 में। फिर INC 9 में सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, उसके साथ साथ जितने भी फर्स्ट डायरेक्टर, मतलब सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम और फर्स्ट डायरेक्टर, आर्टिकल्स दैट दे आर नॉट कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस इन कनेक्शन विद प्रमोशन, फॉर्मेशन और मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, वो सारे लोग ये डिक्लेरेशन देंगे कि वो कभी भी किसी चीज के लिए गिल्टी नहीं पाए गए, किसी फ्रॉड के लिए, किसी भी धोखाधड़ी के लिए जो उन्होंने कभी की हो, अपनी ड्यूटीज से कभी ना भागे हो, ठीक है। इसके अलावा ये सारी चीजें उन्हें साबित करनी पड़ेंगी कि पिछले 5 सालों में किसी एक साल में ना हुई। मान लो 5 साल से पहले 7वें साल में उसने किया था तो वो डिस्क्वालिफाइड नहीं है। अगर पिछले 5 सालों में कभी किया है तभी वो डिस्क्वालिफाइड। एंड दैट ऑल डॉक्यूमेंट फाइल्ड विद रजिस्ट्रेशन कंटेन इंफॉर्मेशन, ये भी लिख के देंगे कि जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में हम लिख रहे हैं वो सब सही, ठीक है। इसके अलावा बच्चे एड्रेस देना होता है, एड्रेस देना होता है रजिस्टर्ड ऑफिस, ठीक है। उसके अलावा हर एक सब्सक्राइबर जो होता है वो अपनी आइडेंटिटी प्रूफ देता है साथ में सबमिट करने के लिए। हर डायरेक्टर जो होता है वो भी अपनी आइडेंटिटी प्रूफ देता है सबमिट करने के लिए। और रजिस्टर्ड ऑफिस की वेरिफिकेशन की जाती है किसके द्वारा? रजिस्ट्रार के द्वारा, ठीक है। तो आप कोशिश करना वहीं से याद करना जो मैंने लिखवाया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा अलग तरीके से लिखा है तो याद नहीं रहता, याद करना इजी नहीं होता। आगे बच्चे, फिर बाद में वो क्या करेगा रजिस्ट्रार? आपको सर्टिफिकेशन दे देगा इनकॉर्पोरेशन का और आपके नाम पे एक सिन नंबर अलॉट कर, ठीक है, सिन नंबर, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। इफ द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी सेटिस्फाइड दैट एवरीथिंग हैज बीन कंप्लाइड, मतलब वो पहले डॉक्यूमेंट चेक करेगा, उसकी सेटिस्फेक्शन पे डिपेंड करता है, तभी वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करेगा। और वो सर्टिफिकेट किस फॉर्म में दिया जाता है? INC 11। कब दिया जाता है? 7 दिन के अंदर अंदर, जब डॉक्यूमेंट्स रिसीव्ड होते हैं साइन करके। अब डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या मानी जाती है? द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी इज अ डेट मेंशन्ड इन द सर्टिफिकेट, जो सर्टिफिकेट के ऊपर लिखी होगी, मतलब सर्टिफिकेट पे ऐसे वर्डिंग लिखी होगी कि कंपनी फॉर्म हुई है इस तारीख, तो उसी तारीख को फिर वो कंपनी की डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मानी जाए। नोट दैट ऑन विच सिग्नेचर ऑफ रजिस्ट्रार वाज रिटन, ये नहीं है कि सिग्नेचर उसने किसी और दिन की है। जैसे पूरा फॉर्म बना के नीचे अपने साइन करते वक्त डेट डालिए 3 जनवरी, 3 जनवरी नहीं मानी जाएगी, वो मानी जाएगी जो स्पेशली मेंशन की कि ये डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। आगे बच्चे, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है? अब एक कंपनी क्या बन गई? कॉर्पोरेट एंटिटी बन गई। जैसे रजिस्ट्रेशन हो गई तो वो अपने नाम पे प्रॉपर्टी ले सकती है, वो कोई भी शेयर एक्वायर कर सकती है। अब वो परपेचुअल हो चुकी है, उस पर कोई केस कर सकता है, वो भी किसी पे केस कर सकती है। तो ये उसके रजिस्ट्रेशन के बाद सारे जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो स्टार्ट हो जाते हैं। वही कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का पॉइंट कि दोनों कंपनियां उनका बिजनेस तभी कमेंस होता है जब वो ये काम करती है। क्या काम है? कि पहले डिक्लेरेशन दी जाएगी, हर डायरेक्टर, हर सब्सक्राइबर के द्वारा क्या डिक्लेरेशन दी जाती है कि उन्होंने अपने शेयर्स की पेमेंट कर दी, शेयर्स की पेमेंट कर दी। और ये ध्यान रखना मिनिमम शेयर कैपिटल, ठीक है, एक प्राइवेट कंपनी के केस में 1 लाख रुपीस की है और पब्लिक कंपनी के केस में 5 लाख रुपए की, ठीक है, कि इतनी शेयर कैपिटल में से जितने आपके शेयर्स हैं उसकी पेमेंट जब आप कर दो तभी आप काम शुरू कर सकते हो। और इसके अलावा रजिस्टर्ड ऑफिस की वेरिफिकेशन हो गई। तो यही 2 पॉइंट मैंने भी वहां पे लिखवाए थे कि ये करना होता है। और ये करने का दिन टाइम कितना है आपके पास? सिर्फ 180 दिन। अगर 180 दिन के अंदर अंदर आपने काम शुरू नहीं किया तो आपकी कंपनी वहीं पे
रिमूव कर दी जाएगी फ्रॉम रजिस्टर ऑफ कंपनीज नेम। मतलब रजिस्ट्रार के पास एक रजिस्टर होता है जिसमें सम कंपनीज का नाम लिखा होता है। जैसे ही अगर आपने कोई भी बैंक अकाउंट नहीं खोला या काम शुरू नहीं किया तो वो कंपनी का नाम उस रजिस्टर ऑफ कंपनी में से हटा दिया जाए। ठीक है, आगे बच्चे ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल है। व्हेन अ कंपनी हैज बीन गॉट इनकॉर्पोरेटेड, कहते हैं एक बार जब इनकॉर्पोरेशन हो गई, मान लो बाद में रजिस्ट्रार को पता लगा कि आपने इनकॉर्पोरेशन के लिए गलत डॉक्यूमेंट, गलत इंफॉर्मेशन दी थी, या कोई एक मटेरियल फैक्ट था जो आपने मेंशन नहीं किया, तो फिर तब क्या होगा? इंफॉर्मेशन जो भी डॉक्यूमेंट में उसे लगा कि आपने फ्रॉडुलेंट तरीके से ली है, आपने कोई ऐसी डिक्लेरेशन हमें दी है जिसमें आपने झूठ बोला है, ठीक है, तो फिर जो रजिस्ट्रार है वो जाएगा ट्रिब्यूनल के पास। ट्रिब्यूनल बच्चे एनसीएलटी को कहते हैं। एनसीएलटी ट्रिब्यूनल है जहां पे सारे कंपनीज के केस जाते हैं। ट्रिब्यूनल में एप्लीकेशन दी जाएगी रजिस्ट्रार के द्वारा। जब भी ट्रिब्यूनल को ये लगा कि ये सिचुएशन में ऐसा हुआ है तो वो ऑर्डर पास कर सकता है आपकी कंपनी बंद करवाने का। ठीक है, कैसा ऑर्डर पास कर सकता है? पास सच ऑर्डर एज इट में थिंक फिट फॉर रेगुलेशन ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। मान लो उसको पता चला मिस्टर ए एक डायरेक्टर है जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड था पिछले 5 सालों का, पर उसने अपनी डिक्लेरेशन में वो मेंशन नहीं किया। तो वो क्रिमिनल रिकॉर्ड जब रजिस्ट्रार को बाद में पता चला और रजिस्ट्रार ने वही चीज की शिकायत जाके कर दी एनसीएलटी में, तो जो ट्रिब्यूनल है उसको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। ट्रिब्यूनल क्या करेगा? ऑर्डर दे देगा मिस्टर ए को निकाल दो, मिस्टर ए आपका डायरेक्टर नहीं रह सकता। तो वो ट्रिब्यूनल देखेगा क्या करना है, किसी को फायर करना है, मेमोरेंडम में कोई चेंजेस करवाने हैं, आर्टिकल में कोई चेंजेस करवाने हैं, कुछ भी, ठीक है, जिसकी वजह से उसे लगता है कि किसी और के इंटरेस्ट पे असर हो रहा है, तो दे कैन ऑर्डर सो। ये पावर किसके पास है? ट्रिब्यूनल के पास। इसके अलावा ये भी कह सकता है कि मेंबर्स ने ये फॉर्म जो बनाई है, ये फॉर्म एक्चुअल में अनलिमिटेड लाइबिलिटी की होनी चाहिए, तो वो उनको ये कह सकता है कि उनकी लाइबिलिटी क्या होनी चाहिए? अनलिमिटेड। तो वो कहेगा तो उन्हें ये करना ही पड़ेगा। इसके अलावा वो रजिस्ट्रार की एप्लीकेशन से अगर उसे लगता है कि ये कंपनी बिल्कुल ही चलाने लायक ही नहीं है या बननी ही नहीं चाहिए थी, तो वो रजिस्ट्रार से कह के उसका नाम रिमूव करा सकते हैं। एनसीएलटी ऑर्डर दे देगी और रजिस्ट्रार को नाम रिमूव करना पड़ेगा उस कंपनी का। इसके अलावा वाइंडिंग अप का ऑर्डर दे सकता है। अभी नाम रिमूव करने में और वाइंडिंग अप में क्या फर्क है? नाम रिमूवल का मतलब है कि आपको ये मौका भी नहीं दिया जाएगा कि आप सारे जो भी आपके रनिंग अफेयर्स हैं उन्हें खत्म कर पाओ। वाइंडिंग अप में थोड़ा टाइम मिल जाएगा। बिजनेस को वाइंड अप करने का एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, उसे फॉलो करके आपका बिजनेस खत्म होगा। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी ऑर्डर वो दे सकता है ट्रिब्यूनल। पास सच ऑर्डर एज इट में डीम फिट, मतलब उसके पास इतनी पावर है कि वो जो चाहे वो ऑर्डर दे सकता है, पर हर ऑर्डर देने से पहले वो कंपनी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जरूर देगा, क्योंकि एनसीएलटी के पास गया कौन है? रजिस्ट्रार। अब रजिस्ट्रार की बात सुन के ही अकेला अगर ट्रिब्यूनल ऑर्डर देता रहेगा तो ये कंपनी के साथ नाइंसाफी होगी। तो इसलिए कंपनी को भी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी चाहिए कि वो अपनी सफाई में कुछ करे। तो ट्रिब्यूनल शैल टेक इनटू कंसिडरेशन द ट्रांजैक्शन एंटर्ड इनटू बाय कंपनी इंक्लूडिंग द ऑब्लिगेशन। अब ट्रिब्यूनल अगर कंपनी को बंद कर देगा तो जिस बंदे ने कंपनी को लोन दिया उसका क्या होगा? जिस बंदे ने जो कंपनी का क्रेडिटर है, जिसने उसे उधार पे सामान दिया, उसका क्या होगा? तो ये चीज को ध्यान रखते हुए ही ट्रिब्यूनल ऑर्डर निकालता है। अभी बच्चे जो भी आज मैंने आपको ऊपर फॉर्म्स लिखवाए हैं, ये जितने फॉर्म्स लिखवाए हैं, ये हो गया एक तरह का ट्रेडिशनल तरीका। ठीक है, अभी भी कई लोग अकेला अकेला फॉर्म भरते हैं, बट आजकल फॉर्म भरा जाता है बच्चे स्पाइस प्लस फॉर्म कहते हैं उसे। स्पाइस प्लस फॉर्म एक तरह का एक सिंगल फॉर्म है। उस एक ही फॉर्म के अंदर सारा कुछ हो जाता है। उस एक ही फॉर्म के अंदर आप एमओए एओए अटैच कर देते हो, उसी फॉर्म के अंदर आप डायरेक्टर्स की एप्लीकेशन डाल देते हो, उसी फॉर्म के अंदर आपका टैन नंबर अप्लाई हो जाता है, आपका पैन नंबर अप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो एक ही फॉर्म भर दो, उसी में सारा डाटा चला जाता है। तो ये आजकल ये वाला फॉर्म चल रहा है जो कंपनी इनकॉर्पोरेशन के लिए भरना पड़ता है। ठीक है, पर आपने दोनों वो अलग अलग फॉर्म भी याद रखने हैं। आगे बच्चे अभी पढ़ेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, पहले इनके बारे में ओवरऑल ब्रॉड व्यू दे रही हूँ। ठीक है, ये चार्ट बना लेना बच्चे एक अपने पास। एक मिनट।
एमओए, एमओए के बारे में बच्चे इंफॉर्मेशन दी गई है शेड्यूल 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट में। उसमें कुछ टेबल्स दिए गए हैं। टेबल्स का मतलब एक तरह के फॉर्मेट है, जैसे आपके लिए कोई लिखा लिखाया फॉर्मेट है, जैसे कोई एप्लीकेशन फॉर्म नहीं होता, कई बार आप कॉलेज में एडमिशन लेने के टाइम एक एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो, उसमें पहले से सब कुछ लिखा होता है, जो आपका जैसे नाम लिखने की जगह वो खाली छोड़ दी, कोई और डाटा लिखने की जगह वो खाली छोड़ दी, ऐसे ही वो फॉर्म बने हुए हैं, ऑलरेडी पहले से फॉर्मेटेड है, और उसमें आपने बस अपनी कंपनी की इंफॉर्मेशन डालनी है और वो फॉर्म तैयार हो जाता है। तो एमओए का फॉर्म के बारे में अलग अलग टेबल्स हैं बच्चे, टेबल का टाइप लिखवा रही हूँ, ठीक है, और आगे इंफॉर्मेशन किसके लिए है वो, विच टाइप ऑफ कंपनी, किस कौन सी कंपनी कौन सा फॉर्म यूज करती है, मतलब हर कंपनी के लिए अलग फॉर्म है। पहला टेबल है बच्चे टेबल ए। जो टेबल ए है वो भरा जाता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर के द्वारा, जो शेयर्स वाली कंपनी है और लिमिटेड है, ठीक है, जो टाइप ऑफ कंपनीज में हमने पढ़ा था ना, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, वो भरेगी तो वो टेबल ए में अपना एमओए भरेगी। टेबल बी का एमओए बच्चे यूज किया जाता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग नो शेयर कैपिटल, पर उसकी शेयर कैपिटल नहीं होती। जो ऐसी कंपनी होती है वो कौन सा फॉर्म भरेगी, टेबल बी भरेगी, ठीक है। उसके बाद में वैसे जो आपकी बुक में भी बना होगा ये चार्ट, ठीक है, मैं बस आपको समझाने के लिए नोटिंग करवा रही हूँ। आगे बच्चे टेबल सी, टेबल सी कौन सी कंपनी के लिए यूज होता है, अगेन सेम नाम, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी बट हैविंग शेयर कैपिटल, ऐसी कंपनी जिसमें गारंटी दी है मेंबर्स ने और शेयर कैपिटल भी ली है, ठीक है। फिर आगे है बच्चे टेबल डी और ई। जो टेबल डी है वो उस कंपनी के द्वारा भरा जाता है जो कंपनी होती है अनलिमिटेड कंपनी, बट उसके पास शेयर कैपिटल नहीं होती, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, मतलब शेयर कैपिटल नहीं ली हुई मेंबर्स ने, सिर्फ अनलिमिटेड की लाइबिलिटी ली हुई। ऐसे ही लास्ट फॉर्म में बच्चे टेबल ई। टेबल ई में है अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, टेबल ई अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, मतलब ये अलग अलग टेबल है जिसमें आप टाइप ऑफ कंपनी के हिसाब से उस टेबल को चूज कर सकते हो। अगर आपकी कंपनी ऐसी है जिसमें गारंटी दी हुई है पर कोई शेयर कैपिटल नहीं, तो आप टेबल बी में एमओए भरोगे। अगर आपकी ऐसी कंपनी है जिसने गारंटी दी और शेयर कैपिटल भी, तो टेबल सी में भरोगे। मतलब टाइप ऑफ कंपनी के हिसाब से वो टेबल चूज किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा बच्चे जब भी आपने एमओए बनाना होता है तो ये ध्यान रखना होता है कुछ पॉइंट्स का। पहला पॉइंट है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स प्लीज आपकी बुक में थोड़ा पैराग्राफ टाइप लिखे हुए हैं, आप शॉर्टकट में लिख लेना कॉपीज पे। पहला बच्चे, इट शुड बी साइंड। कौन कौन साइन करेगा, बाय, अगर पब्लिक कंपनी है, ठीक है, तो 7 मेंबर्स के द्वारा। अगर प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, तो किसके द्वारा, 2 मेंबर्स के द्वारा, ठीक है। प्लस इसके साथ में एक विटनेस चाहिए, एक विटनेस चाहिए जो उनके सिग्नेचर्स के साथ सिग्नेचर करेगा कि हाँ इन्होंने मेरे सामने सिग्नेचर किए, इन्होंने मेरे सामने सिग्नेचर किए, तो एक विटनेस भी आपको डलवानी पड़ेगी। और ये ध्यान रखना, इनके सिग्नेचर के साथ साथ और क्या लिखवाना है, इन सबका एड्रेस, इन सबकी डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन इन द सेंस ये इक्विटी शेयर होल्डर है, ये मेंबर्स हैं, प्रमोटर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं या क्या, जो भी इनका नाम है वो आगे लिखवाना है। फिर लिखवानी होती है बच्चे इनकी ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन का मतलब जैसे इन्होंने ग्रेजुएशन की है, 10th की है, 12th की है, मास्टर डिग्री की है, जो भी इनकी ग्रेजुएशन जिस भी टाइप में हुई है वो ऑक्यूपेशन लिखनी होती है सामने।
तो ये सारा डाटा उसमें साइन करना होता है, पूरा एमओए बनाने के बाद उस पे इन लोगों ने साइन करना होता है, तभी वो एमओए साइंड माना जाता है। ठीक है, और एक चीज का ध्यान रखना है, माइनर कैन नॉट साइन एमओए, माइनर एमओए साइन नहीं कर सकते। ठीक है, इफ एनी गार्डियन साइन एमओए, अगर गार्डियन एमओए पे साइन कर देगा ऑन बिहाफ ऑफ माइनर, then those signs will be assumed as guardians only, as guardians only। उसको ये नहीं माना जाएगा कि माइनर ने साइन कर दी, यही माना जाएगा गार्डियन ने साइन किया, गार्डियन मेंबर बना, माइनर मेंबर नहीं बना। मतलब गार्डियन कोई मेच्योर बंदा, मेजर बंदा ही साइन कर सकता है। अगर किसी माइनर के बिहाफ पे किसी गार्डियन ने साइन कर दिया तो वो शेयर उस गार्डियन के है, माइनर के नहीं। ठीक है, कई बार लोग गलती से गार्डियन से साइन करवा लेते हैं तो बाद में पता चलता है कि उसने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में साइन किया, उसने साइन किया, वर्ड क्या यूज होता है, पर्सनल कैपेसिटी, कि उसने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में साइन किया। देखो अच्छा, यहां तक समझ आ गया एमओए के बारे में। उसके बाद में बच्चे अगला पॉइंट है, इफ एनी कंपनी इज साइनिंग एमओए, अगर हमारा मेंबर कोई कंपनी है और वो साइन कर लिए, इट हैज टू बी साइंड बाय इट्स एजेंट। वो साइन नहीं करेगी, उसका एजेंट साइन करेगा, वो किसी पर्सन को अपॉइंट करेगी अपने बिहाफ पे, दैट पर्सन विल कम एंड साइन द एमओए। ठीक है, कंपनी नहीं साइन कर सकती, कंपनी का एमओए कौन साइन करेगा, उसका एजेंट करेगा आके साइन। ठीक है बच्चे, इसके बाद में आते हैं क्लोजेस। क्या क्या क्लोजेस होते हैं जो एमओए में बनाने होते हैं? क्लोजेस, पहला क्लोज होता है बच्चे, फर्स्ट क्लोज इज नेम क्लोज। तो ये अभी बैठे बैठे याद करना स्टार्ट कर दो, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट याद रहना चाहिए। फिर होता है बच्चे रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज, फिर होता है ऑब्जेक्ट क्लोज, देन लाइबिलिटी क्लोज, देन बच्चे कैपिटल क्लोज। ठीक है, फिर एक क्लोज होता है एसोसिएशन एंड सब्सक्रिप्शन क्लोज। एग्जैक्ट जो मैं नाम लिख रही हूँ ना, यही नाम याद रखने हैं, उल्ट उल्ट नहीं लिखाना नाम, एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन की जगह कुछ और मत लिखाना, एसोसिएशन एंड सब्सक्रिप्शन क्लोज। फिर बच्चे एक क्लोज और होता है जो आम कंपनियों को नहीं, सिर्फ जो वन पर्सन कंपनी है उसे बनाना पड़ता है, उसे कहते हैं सक्सेशन क्लोज, नॉमिनी वाला क्लोज। इसमें ब्रैकेट में लिख देना फॉर ओपीसी ओनली, सिर्फ वन पर्सन कंपनी ही इसे बनाती, अदरवाइज 6 क्लोज है। ये 7वां क्लोज है जो सिर्फ ओपीसी के टाइम में ही बनता है। हाँ, लाइन वाइज ही लर्न करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये पहला नंबर है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये 6वां और ये 7वां। लाइन वाइज याद करोगे बहुत अच्छा रहेगा। अदरवाइज अगर ऐसा हो गया कि लिखते वक्त आपने कुछ आगे पीछे लिख दिया, कोई बात नहीं, इतनी डरने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब एक एक करके सारे क्लोजेस पढ़ते हैं, तो ये बुक से ही पढ़ेंगे। मैंने सिर्फ आपको ओवरऑल समझाना था क्या क्या होता है। ठीक है, कि इसमें एमओए में यही याद रखना है जो भी हमने नोटिंग की। बुक में थोड़ा ज्यादा लिखा हुआ है पर आपको क्रक्स याद रहना चाहिए, ताकि आप जब क्वेश्चन लिख के आओ तो सारे पॉइंट्स यूज कर पाओ। अभी देखो बुक में एमओए की डेफिनेशन क्या दी हुई है, सेक्शन 256 कहता है मेमोरेंडम का मतलब है एक तरह का कंपनी का एसोसिएशन की कंपनी बनी कैसे थी। इसमें धीरे धीरे चेंजेस भी किए जा सकते हैं, मतलब इट इज प्रोन टू चेंजेस, यू कैन मेक चेंजेस। अब चेंजेस कैसे किए जाते हैं बच्चे? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके, रेजोल्यूशन पास करके रजिस्ट्रार के पास सबमिट करना होता है, फिर आपके एमओए में चेंज हो जाता है। ठीक है, उसे कहते हैं एमओए को ऑल्टर करना, ऑल्टर करना, चेंज करना एमओए को।
एमओ एक तरह का डॉक्यूमेंट है विच कंटेन्स अ फंडामेंटल प्रोविजन, कि आपके फंडामेंट्स लिखे हुए हैं कि कंपनी बनी कैसे है, कंपनी का नाम क्या है, कंपनी के ऑब्जेक्ट क्या है, कंपनी की लाइबिलिटी कैसी है, और इसके बाहर जाके कंपनी कुछ नहीं करेगी। तो पर्पस क्या है एमओए का बच्चे? एमओए एक तरह का आपके लिए प्रोस्पेक्टस है आपका, जो लोगों को आपकी, जैसे आप किसी कॉलेज में जाते हो तो देखना चाहते हो वहां पे कौन सा टीचर पढ़ा रहा है, कौन से सब्जेक्ट में इस पर्टिकुलर कोर्स में पढ़ूंगा, या क्या क्या मुझे करिकुलम में जाके मिलेगा, मुझे क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो वो चीजें कहाँ से पता लगती? कॉलेज के प्रोस्पेक्टिव से, प्रोस्पेक्ट लेते हो कॉलेज का। वही एक कंपनी के बारे में अगर जानना है कि कंपनी किस लिए बनी है, कंपनी का नाम क्या है, कंपनी की लाइबिलिटी क्या है, वो सब आपको यहीं से पता चलेगा। ठीक है, कि एमओए को बस एक बार पढ़ लो, देन यू विल कम टू नो कि अच्छा इसमें ये है। तो किसी भी पर्सन ने अगर कंपनी को लोन देना है, दे वांट टू नो कि कंपनी किसकी है, कंपनी के डायरेक्टर कौन कौन थे, कंपनी बनी क्यों है, नाम क्या है कंपनी का, दे विल जस्ट हैव टू रीड द एमओए। अब ये टेबल पे आपको लिखवा चुकी हूँ, टेबल बना के किस टेबल में क्या है। उसके बाद में बच्चे मेमोरेंडम प्रिंटेड होना चाहिए और पैराग्राफ्स में होना चाहिए, जैसे नेम क्लोज को पहला नंबर दो, ऑब्जेक्ट क्लोज को दूसरा नंबर दो, ऐसे सिक्वेंसली होना चाहिए, और उस पर साइन होने चाहिए। अगर वो प्राइवेट कंपनी है तो 2 लोगों के, अगर पब्लिक कंपनी है तो 7 लोगों के, अगर ओपीसी है तो 1 का, कि ये साइन होने जरूरी है, और साथ में विटनेस के साइन होने चाहिए जो उनके सिग्नेचर को अटेस्ट करेगा। इसके अलावा सबके एड्रेस लिखने हैं, सबके डिस्क्रिप्शन, सबके ऑक्यूपेशन बताने हैं क्या है। और अगर कोई कंपनी है तो कंपनी साइन करेगी अपने एजेंट के थ्रू, एजेंट आएगा साइन करने। इसके अलावा माइनर साइन नहीं कर सकता। अगर गार्डियन साइन कर रहा है माइनर का तो ये माना जाएगा उसने पर्सनल कैपेसिटी में साइन की। ठीक है, इसके अलावा एमओए में कोई भी ऐसी चीज नहीं लिख सकते हो आप जो लॉ को तोड़ती, जिसके लिखने से लॉ में कहीं बात की इज्जत नहीं रहती। मतलब लॉ ने कुछ और बोला है और हम एमओए में कुछ और लिख रहे हैं, ऐसा हम नहीं कर सकते। ठीक है, अभी याद रखना एमओए के का क्वेश्चन आया तो आपने एक तो उसका सेक्शन ही, डेफिनेशन का सेक्शन याद रखना है। ठीक है, क्या सेक्शन है डेफिनेशन का? सेक्शन 2 सबसेक्शन 56 लिख के आना है, जिसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की डेफिनेशन दी है। उसके अलावा फिर आपने लिख के आना है सेक्शन 4। ठीक है, सेक्शन 4 में बच्चे दिया हुआ है टेबल्स, फिर बताने हैं उसके कुछ बेसिक रूल, जो बेसिक रूल मैंने आपको बता दिए। ठीक है, मैंने जैसे लिखवा दिया आप चाहे वैसे लिखाना। उसके अलावा फिर नीचे आपने लिखने हैं उसके क्लोजेस, क्लोजेस पे किस में दिया है? सेक्शन 4 में। तो 2 ही सेक्शन याद करने हैं, याद रहेंगे ना। सेक्शन 4 में पहला है बच्चे नेम क्लोज। नेम क्लोज मतलब फर्स्ट क्लोज होता है, ये पहला नंबर ऑफ क्लोज, सीक्वेंस में पहला नंबर है इसका। ठीक है, नेम क्लोज लिखना है और उसमें नेम, जो कंपनी का एक्चुअल नेम है वो लिखा जाएगा। अगर कंपनी लिमिटेड वाली है, ठीक है, तो उसका नाम लिमिटेड होगा। अगर वो पब्लिक है तो वो अपने नाम के पीछे लिमिटेड वर्ड यूज होगी। अगर प्राइवेट है तो प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज करेगी। ओपीसी है तो ओपीसी नाम यूज करेगी। इसके अलावा बच्चे जो मैंने आपको सेक्शन 8 वाली कंपनीज पढ़ाई थी, वो चाहे तो वो इलेक्टोरल ट्रस्ट नाम यूज कर सकते। बस इस थर्ड पॉइंट में आपने यही याद रखना है और कुछ नहीं आगे एक्स्ट्रा पढ़ना। बस ये ध्यान रखना वो जो सेक्शन 8 वाली कंपनीज हैं वो चाहे तो इलेक्टोरल ट्रस्ट नाम यूज कर सकती। ठीक है, उसके बाद बच्चे सिचुएशन और रजिस्ट्रेशन क्लोज। ठीक है, आपने सिचुएशन वर्ड याद नहीं कर रखना, ना लिख के आना, अच्छा भी नहीं लगता लिखने में, ये भी उसका एक प्रोनाउंसिएशन है। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज जो होता है बच्चे, उसमें ये बताना होता है कि आपकी कंपनी बनी कहाँ पे, आपकी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कौन सा है, कहाँ सिचुएटेड है, वो आपको मेमोरेंडम में पहले ही लिखना होता है। हो सकता है बाद में आपका कभी ना कभी रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हो जाए या फिर आप और ब्रांच खोलते रहो, वो अलग बात है, पर मेमोरेंडम में पहला रजिस्टर्ड ऑफिस का नाम जरूर लिखना चाहिए। ठीक है, बस उसमें यही बात है। ऑब्जेक्ट क्लेस में अगेन बच्चे आपने ये बताना है कि आपने जो कंपनी बनाई है वो किस मैटर का काम करेगी, व्हाट विल बी डन इन दैट कंपनी। ठीक है, ताकि वो चीज से ये रिफ्लेक्ट हो पाए कि आपका काम कैसा है। अगर कल को जाके कभी भी मान लो कंपनी अभी मैन्युफैक्चरिंग करती है और कंपनी में बाद में डिसाइड किया कि दे विल नॉट डू द मैन्युफैक्चरिंग एनी मोर, ये वो नहीं कर रही है और ट्रेडिंग करना स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो बच्चे कोई भी नाम बना लेते हैं, डॉली मशीन्स प्राइवेट लिमिटेड, कि हम मशीन्स बनाते हैं। बाद में पता चला हमने मशीन्स बनानी बंद कर दी, हॉस्पिटल खोल लिया, तो हमारे नाम में ये मशीन वर्ड नहीं होना चाहिए। तो कई बार अगर हमारा काम चेंज हो जाता है ना तो उसकी वजह से हमें नाम भी चेंज करना पड़ता है। अगर आपके काम का पहले नाम, आपके जो आपका काम था वो आपके नाम में रिफ्लेक्ट होता था, मतलब आपका नाम भी वैसा था, जैसे मैंने एक कंपनी का नाम बता दिया कि मशीन्स था, तो अभी आपने वो काम बंद कर दिया,
आपका कोई और काम चालू हो गया, तो उसके हिसाब से आपको 6 महीने के अंदर अंदर अपना नाम भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात आएगी ऑब्जेक्ट क्लोज में। आगे बच्चे लाइबिलिटी क्लोज। लाइबिलिटी क्लोज अगेन जैसी कंपनी वो लिखो वहां पे। अगर आप लिमिटेड हो तो लिखो हम लिमिटेड कंपनी है, अनलिमिटेड हो तो अनलिमिटेड लिखो। अगर आप लिमिटेड बाय शेयर हो तो बताओ कि मेंबर्स की लाइबिलिटी कितनी है, लिख दो वहां पे कि जितनी अनपेड वैल्यू है शेयर्स की बस उतनी लाइबिलिटी। अगर आप गारंटी वाली कंपनी हो तो देखो कि कैसे आपने उसे लाइबिलिटी के टाइम पे कितने पैसे पे करने गारंटी के टाइम पे, तो वो अमाउंट मेंशन करनी, अमाउंट जरूर लिखनी है इस क्लोज में गारंटी की। जैसे क्या देखेंगे, टू द एसेट ऑफ द कंपनी इन इवेंट ऑफ बीइंग वाइंड अप व्हाइल ही इज मेंबर और विद इन 1 year after he ceases to be a member for payment of debts and liability of company or such debts and liability as may be contracted before he ceases to be member as the case may be। कहते हैं हर चीज के लिए वो पेमेंट देगा। मान लो वो 1 तारीख को 1 अक्टूबर को रिटायर हो गया, उसने कहा मैं नहीं रह रहा आपकी कंपनी का मेंबर, फिर बाद में पता चला ये था 2022 में, आज हो गया 1 अक्टूबर 2023। ठीक है, काफी दिन निकल गए हैं। अगर इस साल के अंदर अंदर बाउंडिंग अप का ऑर्डर आ जाए, कंपनी बंद होने वाली, ठीक है, तो ये बंदा चाहे चला गया, इस तारीख तक ये लाइबल रहेगा अप टू 1 year। 1 साल तक वो लाइबिलिटी उसकी चलती रहती है, चाहे वो निकल क्यों ना गया हो। जैसे ही 1 साल एक्सपायर हो जाएगा फिर उसकी लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा बच्चे जो भी पोस्ट आती है बाउंडिंग अप के टाइम पे, सिर्फ ये नहीं कि लाइबिलिटी बियर करेगा, अगर कोई खर्चे भी हैं उस टाइम के वो भी ये बियर करेंगे जिन्होंने गारंटी दी। तो गारंटी दी जाती है कि एसेट अगर कम पड़ गए तो पैसे ये देंगे। ठीक है, और कितने देंगे ये आपको मेंशन करना पड़ेगा लाइबिलिटी क्लोज में। और अगर वो बंदा जब तक मेंबर है तब तक तो उसकी गारंटी चल ही रही है, अगर वो मेंबर नहीं रहा तो जाने के 1 साल तक भी उसकी गारंटी चलती रही। डन बच्चे, एक बार पढ़ लो लाइबिलिटी क्लोज। कैपिटल क्लोज। कैपिटल क्लोज का मतलब क्या है कि कैसी कैपिटल है। जैसे मान लो आपको ये भी बताना पड़ेगा आपकी ऑथराइज कैपिटल कितनी है, वहां पे यही मेंशन होता है ऑथराइज कैपिटल जिसकी आप परमिशन लेने वाले हो, क्योंकि एमओए और एओए आपको किसे देना होता है, रजिस्ट्रार को। तो एमओए और एओए में ही रजिस्ट्रार को लिख के कहा जाता है सर हमारी ऑथराइज कैपिटल इतनी है, इसको अप्रूव कर दो। उस ऑथराइज कैपिटल को हम कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय रेट पर शेयर, क्या वैल्यू है शेयर की। ठीक है, वो बताना होता है। ठीक है, फिक्स्ड अमाउंट होती है और वो वैसे ही रहती है, और उस पे साइन करके ये भी बताना होता है कि किसके कितने शेयर है। जैसे अगर मान लो टोटल शेयर है 10,000, तो आगे हम बताएंगे अगर 3 मेंबर हैं तो इसके कितने और इसके कितने, किसकी कितनी शेयर होल्डिंग है ये वहां पे मेंशन करेंगे उनके नाम के सामने। जैसे लिखेंगे मिस्टर ए, उसके आगे लिखेंगे उसके 5,000 शेयर, फिर लिखेंगे मिस्टर बी उसके 3,000 शेयर, मिस्टर सी उसके 2,000 शेयर। ठीक है, तो ऐसा भी होना चाहिए कि हर किसी का नाम आगे लिखा हो। हाँ, अगर किसी के पास एक से कम शेयर है, जैसे उसने किसी के साथ मिलके शेयर लिया है, तो हो सकता है आप किसी एक का ही नाम लिखो उसके सामने। ठीक है, तो कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल विल नॉट हैव दिस क्लोज। जिस कंपनी के पास शेयर कैपिटल ही नहीं है उसको तो ये क्लोज बनाने की जरूरत ही नहीं। आगे बच्चे एसोसिएशन क्लोज और सब्सक्रिप्शन क्लोज। ठीक है, इसका आपने याद रखना है सब्सक्रिप्शन के नाम से, सब्सक्राइबर के नाम से, कि इस क्लोज में लोगों के नाम लिखे जाएंगे जो भी हमारी कंपनी को सब्सक्राइब करना चाहते हैं। सब्सक्राइब करना चाहते हैं मतलब हमारे शेयर खरीदना चाहते हैं, तो वो अपनी डिजायर लिख के देंगे कि हाँ मैं एग्री करता हूँ, अपने नाम के सामने साइन करके देंगे। मतलब ऐसे एक लिस्ट होती है, लिस्ट के सामने वो अपने नाम के सामने साइन करेंगे कि हाँ मैं एग्री करता हूँ कि मैं आपका सब्सक्राइबर हूँ। तो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है कि आपको ये सब्सक्रिप्शन देनी ही पड़ेगी। मेमोरेंडम मस्ट बी साइंड बाय ईच सब्सक्राइबर इन प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट वन विटनेस हु मस्ट अटेस्ट द सिग्नेचर। ठीक है, तो वो जो विटनेस वाला पॉइंट है ना वो इसी का पॉइंट है। हर सब्सक्राइबर को पास एटलीस्ट एक शेयर जरूर होना चाहिए, मतलब एक शेयर से कम शेयर है तो वो सब्सक्राइबर नहीं बन पाएगा। हर सब्सक्राइबर के नाम के सामने उसके नंबर ऑफ शेयर मेंशन करने कि मिस्टर ए इसके पास इतने शेयर है, मिस्टर बी इसके पास इतने शेयर है। तो हर बंदे का नाम वही सब्सक्राइबर बन सकता है जिसके पास एक से ज्यादा शेयर है।
वो अपने सिग्नेचर करेगा और उसके सिग्नेचर को कोई विटनेस टेस्टिफाई करेगा। इसके अलावा सब्सक्राइबर के नाम के आगे उसके नंबर ऑफ शेयर लिखना जरूरी, ठीक है, यही लिखना है आपने यहाँ पे। तो आगे सक्सेशन क्लोज तो बहुत ही सिंपल है। ओपीसी में वो ओपीसी क्या बताता है, अपने सामने वाला पर्सन क्या होगा, उसके जाने के बाद वाला पर्सन क्या होगा, उसके बाद कौन मेंबर बनेगा अगर वो चला गया तो, ठीक है। तो इसमें कंपलसरी होता है, इसमें कोई दो राह नहीं है, अगर आप एक ओपीसी हो आपको ये देना ही पड़ेगा। आगे बच्चे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के डेफिनेशन में बस एक छोटा सा वर्ड यूज करना है, वो क्या यूज करना है, बायलॉस। और डेफिनेशन जो बनी हुई है बच्चे वो ऐसे ही बनी हुई है कि उसको हम अपने आप बनाते हैं, मतलब ओरिजिनली फ्रेम्ड होता है और उसे हम बाद में ऑल्टर भी कर सकते हैं। ऑल्टर मतलब चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जनरल रेजोल्यूशन से ही चेंज हो जाता है, स्पेशल नहीं चाहिए। क्या स्पेशल होता है, क्या जनरल रेजोल्यूशन होता है, वो जब आप आगे जाके इंटर में लॉ पढ़ोगे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी। आगे बच्चे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, एक तरह का बाय लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशन। जैसे मान लो हमारी क्लास के मैंने रूल एंड रेगुलेशन बना दिया कि कोई भी बंदा बोलेगा नहीं, बात नहीं करेगा, सिर्फ पढ़ाई की तरफ ध्यान दोगे, थोड़े दिन रह गए अब एग्जाम्स में। तो ये क्या बना रहे हैं हम, एक तरह के इंटरनल अफेयर्स के, हम कैसे पढ़ेंगे, क्लास कैसे चलेगी, बिजनेस कैसे चलेगा, उसके रूल्स बना रहे हैं। वही लिखे जाते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कि जो भी रूल्स बना दिए गए वो सबको मानना पड़ेगा, ठीक है। और एमओए ऊपर होता है, एमओए के अंदर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है। मतलब एमओए एक बड़ा ग्रंथ है और उसके अंदर अब दिनचर्या के रोज के कंडक्ट के काम कैसे होंगे वो एओए में बताए जाते हैं। मतलब मेमोरेंडम बताता है स्कोप क्या है, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वो बताता है ऑब्जेक्ट क्या है, ये जो स्कोप है इसे अचीव कैसे किया जाए, हाउ टू अचीव दैट ऑब्जेक्टिव, जो भी ऑब्जेक्टिव हमें एमओए ने दिए, ठीक है। तो हर कंपनी के पास आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होना चाहिए, उसके बिना आरओसी आपकी एप्लीकेशन को अप्रूव नहीं करेगा। अभी याद कर लेते हैं सेक्शन 4 किसका है, एमओए का, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का। सेक्शन 5 किसका है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का, ठीक है, उल्टा मत लिखा है। 5 आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का, 4 मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल एसोसिएशन का, ठीक है। अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या लिखा जाएगा, रेगुलेशन, ठीक है, मैनेजमेंट कैसे होगी, काम कैसे होगा, इसके अलावा उसमें कुछ मैटर्स लिखे जाएंगे, जैसे कि कोई भी मैटर जो भी मैनेजमेंट को लगता है बहुत जरूरी है लिखना, ठीक है, वो वहां पे लिखवा दो। इसके अलावा बच्चे उसमें कोई भी अलग तरह की आप इंट्रेंचमेंट डलवा सकते हो। इंट्रेंचमेंट का मतलब होता है जैसे आप कह सकते हो कि प्रॉपर्टी बिना स्पेशल रेजोल्यूशन पास किए आप नहीं बेच सकते। रेजोल्यूशन क्या होता है बच्चे, एक तरह से मीटिंग बुलाई जाती है, सब लोग बैठ के बात करते हैं, वोटिंग करते हैं। अगर वो वोट 50% से ज्यादा है यस की तरफ, तभी वो काम होता है, नहीं तो नहीं होता। तो ये आप उसमें क्लोज डाल सकते हो कि प्रॉपर्टी सेल करते वक्त स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना है कि जब 50% से ज्यादा वोटिंग आएगी तभी बिकेगी। तो ये आप कुछ भी उसमें मेंशन कर सकते हो, जो भी आप लॉ बनाना चाहते हो। जैसे वो नहीं होता कि हम क्या बोलते हैं उसे, बिजनेस गेम खेलते थे तो उसमें हम रूल्स बनाते थे अपने, कि यहाँ पहुंच गए तो ये करेंगे, यहाँ पहुंच गए तो ये होगा। तो इट्स अ काइंड ऑफ थिंग कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में भी वही चल रहा है, हम रूल्स बना रहे हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं जो सब पे लगेंगे। इसके अलावा हम उसमें कुछ नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस भी लगा सकते हैं, कुछ पॉजिटिव रिस्ट्रिक्शंस भी लगा सकते हैं, ठीक है। जब भी आपका मन हो आप उसमें अमेंडमेंट भी कर सकते हो कि हाँ हम ये नहीं चाहते। जैसे प्राइवेट कंपनी जो होती है वो बाय स्पेशल रेजोल्यूशन, पब्लिक कंपनी में स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए होगा और प्राइवेट कंपनी में सिर्फ मेंबर ही अगर चेंज कर दे तो उसमें चेंज हो जाएगा। जैसे कल को आपने पहले एक रूल बनाया था कि प्रॉपर्टी बेचते वक्त 50% वोटिंग चाहिए, ठीक है। अभी आप चाहते हो 50% नहीं, मतलब सिर्फ 25% वोटिंग से ही प्रॉपर्टी बिक जाए, तो आपको वो चेंज करना पड़ेगा फिर एओए में। अगर आप एक प्राइवेट कंपनी हो तो सिर्फ मेंबर अगर एग्री कर जाए तो चेंज हो जाएगा, बट अगर आप पब्लिक कंपनी हो तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा। इसके अलावा जब भी आप चेंज करते हो आपको वो चेंज रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा, जाके ये उसे नोटिस देना पड़ेगा कि सर हमने ये चेंजेस की है अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। तो इसी जो भी बातें ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखनी चाहिए, जैसे अभी बच्चे ऊपर टेबल ई तक पढ़ाया ना एमओए में, टेबल FGHIG आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। तो ये टेबल यहाँ यूज होते हैं और वो टेबल वहां यूज होते हैं। अब आप बोलोगे मैम किस कंपनी का कौन सा टेबल है, सेम फॉर्मेट है, जो यहाँ फॉर्मेट था ना वही फॉर्मेट है।
मतलब टाइप ऑफ कंपनीज वही है, बस यहाँ पे क्या आ गया, FGHIG, ठीक है। और ये किसके टेबल है, ये वाले किसके टेबल है, ये है EOA, ये है MOA। टाइप ऑफ कंपनी वही है, F के सामने लिमिटेड बाय शेयर, G के सामने गारंटी कंपनी हैविंग नो शेयर कैपिटल, H के सामने गारंटी कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, ठीक है। टाइप वही है, बस आगे नाम चेंज हो गया, उसी सीरीज में नाम है FGHIJ, ठीक है। इसके अलावा जो मॉडल्स होते हैं, मॉडल इन द सेंस आप कुछ भी उसमें अगर चाहो, जैसे अपने लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना चाहो, यू आर अलाउड टू राइट एनीथिंग इन दैट, कि जब तक कि वो किसी कंपनी एक्ट को ना तोड़ता हो, ठीक है। इसके अलावा बच्चे कुछ की डिफरेंसेस हैं, अगर डिफरेंसेस की बात करें, MOA और AOA में क्या डिफरेंस है। जो MOA होता है वो बताता है कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी बनी किस लिए, वो कंपनी की डेफिनेशन देता है। पर AOA बताता है उसके रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, इसके इंटरनल मैनेजमेंट के। तो MOA की तरफ आपने लिखना है क्योंकि वो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स बताता है, कंपनी की डेफिनेशन बताता है। पर AOA जो है वो ये बताता है कि कंपनी का काम कैसे चलता है। रिलेशनशिप की अगर बात करें, जो MOA है वो आउटसाइड वर्ल्ड को इंफॉर्मेशन देता है कि हमारी कंपनी में ये शेयर होल्डर, हमारी कंपनी का ये ऑब्जेक्ट है, कंपनी की ये कैपिटल है। पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वो कंपनी और उसके मेंबर्स के लिए, उनका आपस में रिलेशन शो करता है, वो आउटसाइडर्स के लिए नहीं। वही अगर अल्ट्रेशन की बात करें तो दोनों में अल्ट्रेशन पॉसिबल है, ठीक है। MOA में भी आप अल्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में भी आप अल्ट्रेशन कर सकते हो। पर जब भी आपने अल्ट्रेशन MOA में करनी होती है ना, वो थोड़ी बड़ी बात बन जाती है। तो बड़ी बात बन जाती है तो कभी कभार परमिशन लेनी पड़ती है रीजनल डायरेक्टर या ट्रिब्यूनल से, वही NCLT से। NCLT या आपके रीजन का जो भी डायरेक्टर है उससे परमिशन लेनी पड़ती है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में परमिशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो और उसी से आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन चेंज हो जाता है। अब अल्ट्रा वायर्स वाला पॉइंट अभी बढ़ाती हूँ, अल्ट्रा वायर्स वाला पॉइंट यहाँ पे छोड़ दो, अभी आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चे इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स का मतलब क्या होता है, सब पे एप्लीकेबल होगा, जब साइन हो जाएगा, जब अप्रूव हो जाएगा तो सारी कंपनी को मानना पड़ेगा।